ईयर चैप्टर 11 हीट। आज के लेक्चर के अंदर गैस लॉ और जनरल गैस इंडस्ट्री पर बात की जाएगी। शुरुआत करते हैं बॉयस लॉ से। सो जब बात की जाती है गैस लॉस की, तो गैस लॉस का मतलब बेसिकली यही है कि हम किसी भी गैस को स्टडी करना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं नाइट्रोजन गैस को स्टडी करना चाह रहा हूँ, मैं ऑक्सीजन गैस को स्टडी करना चाह रहा हूँ, इनके बिहेवियर को समझना चाह रहा हूँ। तो इनके बिहेवियर्स को स्टडी करने के लिए हम मुख्तलिफ लॉज को पढ़ते हैं, जिनमें बॉयस लॉ है, चार्ल्स लॉ है, प्रेशर लॉ। जब इन लॉज की बात की जाती है स्टूडेंट्स, तो ये लॉज के अंदर हम मुख्तलिफ पैरामीटर्स पे बात करेंगे। और मुख्तलिफ पैरामीटर्स कौन से हैं? वो पैरामीटर प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। यानी अगर मैं आपसे कहता हूँ गैस लॉस, तो इसका मतलब इन्हीं पैरामीटर्स के बारे में स्टडी, यानी गैस के प्रेशर के बारे में, गैस के वॉल्यूम, टेम्परेचर और उसकी अमाउंट के बारे में डिस्कशन की जाती है। तो इन पैरामीटर्स के अंदर ये 4 पैरामीटर्स हैं। इनमें से 2 पैरामीटर्स को हम कांस्टेंट मानते हैं और 2 पैरामीटर को हम तब्दील कर देते हैं। लेट्स से हम प्रेशर और वॉल्यूम को वेरिएबल रखते हैं, तब्दील करते हैं, और टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ प्रेशर को कांस्टेंट कर देते हैं। तो इट मीन्स मैं एक लॉ को डिस्कस कर रहा हूँ, यानी प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल। इन 4 पैरामीटर्स में से लेट्स सपोज मैं इन 2 पैरामीटर कहता हूँ कि इनको मैं वेरी करूँगा, इनको मैं चेंज करूँगा, जबकि इन 2 पैरामीटर्स को मैं कांस्टेंट करूँगा। तो गैस के जो लॉस हैं वो इसी चीज़ का नाम है कि आप 2 पैरामीटर को तब्दील करें, कोई भी 2 पैरामीटर स्टूडेंट्स, और बाकी 2 पैरामीटर को क्या करते हैं, कांस्टेंट कर दें। तो अगर ऐसा है तो इट मीन्स आप क्या पढ़ रहे हैं, आप गैस लॉस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं बॉयस लॉ से। सो स्टूडेंट, बॉयस लॉ भी बेसिकली एक रिलेशनशिप है 2 क्वांटिटी के बीच में। वो 2 क्वांटिटीज क्या हैं? एक क्वांटिटी पी यानी प्रेशर और दूसरी क्वांटिटी वॉल्यूम। यदि बॉयस लॉ के अंदर हम जो 2 क्वांटिटी को वेरी कर रहे हैं, ये 2 क्वांटिटी को तब्दील कर रहे हैं, उन क्वांटिटीज के नाम है प्रेशर और वॉल्यूम। जबकि जिन 2 क्वांटिटी की वैल्यूज को हम कांस्टेंट मानते हैं वो है टेम्परेचर और एन यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बॉयस लॉ बेसिकली रिलेशनशिप का नाम है प्रेशर और वॉल्यूम के। तो प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को स्टडी करने को हम बॉयस लॉ कहेंगे। तो जब बात की जाती है रिलेशनशिप के हवाले से, तो रिलेशनशिप हम बेसिकली मैथमेटिक्स पर डिस्कस करें तो मैथमेटिक्स के अंदर 2 तरह के रिलेशनशिप हम बात करते हैं आमतौर पर, एक इनवर्स और एक डायरेक्ट रिलेशनशिप। इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशनशिप में हमने ये बात पढ़ी है कि अगर हम एक क्वांटिटी में इजाफा करते हैं तो इस इजाफे से दूसरी क्वांटिटी में फर्क ये पड़ता है कि उसमें भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हम एक क्वांटिटी के अंदर इजाफा करें लेकिन दूसरी क्वांटिटी के अंदर बजाय इजाफा के कमी होना शुरू हो जाए, तो ये जो रिलेशनशिप है ये अपोजिट हो रहा है, क्योंकि आप एक क्वांटिटी में इजाफा जबकि दूसरी क्वांटिटी में कमी कर रहे हैं, तो फिर आप इसे डायरेक्ट नहीं कहेंगे, आप इसे क्या कहेंगे, इनवर्स रिलेशनशिप। तो इस लाइन का मतलब हमें ये समझ आया कि बॉयस लॉ दरअसल किन 2 क्वांटिटी के दरमियान रिलेशन को कहते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। किस तरह का रिलेशन है ये इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब अगर आप वॉल्यूम को इंक्रीज करना चाहते हैं तो प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, आपको डिक्रीज करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए तो प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए तो प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। इसी बात को कहा जाता है स्टूडेंट बॉयस लॉ। तो व्हाट इज बॉयस लॉ? रिलेशनशिप इन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। कौन सा रिलेशन? इनवर्स रिलेशन कहा जाता है इसे, यानी कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। लेकिन स्टूडेंट हमें एक बात और भी ध्यान में रखनी है कि इस रिलेशनशिप को स्टडी करते हुए जब हम प्रेशर को जो डिक्रीज कर रहे होंगे और वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे होंगे, तो हमें इस बात को इंश्योर करना है कि टेम्परेचर और एन यानी कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल, इनमें किसी किस्म की कोई तब्दीली वाकई ना हो, ना टेम्परेचर में कमी या इजाफा हो, ना गैस के मोल्स के अंदर इजाफा या कमी हो। अगर ऐसा होगा तभी हम ये बात कह सकते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स रिलेशन है।
तो व्हाट इज बॉयज लॉ? बॉयज लॉ दरअसल इन दोनों क्वांटिटी के रिलेशनशिप का नाम है। अब स्टूडेंट्स डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि हम जब प्रेशर को बढ़ाते हैं, जो आप दो ब्लॉक्स देख रहे हैं स्टूडेंट, ये वाले ब्लॉक्स, तो इन ब्लॉक्स में जब इजाफा होता है तो आप ये देखिए जो ग्रीन कलर आपको नज़र आ रहा है ऐसा ऐसा नीचे, जिसको पिस्टन कहते हैं स्टूडेंट, ये जो हमें नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, बेसिकली जो अप एंड डाउन मूव कर रहा है, हम इसे यहाँ पर पिस्टन कह रहे हैं। ये पिस्टन है। तो जब इस पिस्टन के ऊपर हम वेट यानी ब्लॉक्स को इंक्रीज करते हैं, उनकी तादाद को, वेट को इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम ये देख रहे हैं कि ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है, ये मूविंग का पिस्टन है और ये इसकी मोशन डाउनवर्ड हो जाती है। लेकिन जब हम अपोजिट करते हैं, अपोजिट करने का मतलब जब हम पिस्टन के ऊपर से वेट्स को आहिस्ता आहिस्ता रिमूव करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है। इट मीन्स दैट पिस्टन के ऊपर वेट को जब इंक्रीज करेंगे तो पिस्टन का डाउनवर्ड होना, और जब पिस्टन के ऊपर से वेट को आप डिक्रीज करते तो पिस्टन को ऊपर जाना। तो जब डाउनवर्ड आएगा इट मीन्स गैस कम जगह घेरेगी, इसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और जब पिस्टन के ऊपर से वजन कम करेंगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हमें इस डायग्राम में ये बात समझ आ रही है कि जब प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 इस तरीके से प्रेशर को इंक्रीज करना है बाय अप्लाइंग वेट ऑन द पिस्टन। तो इसमें जब आप देखें प्रेशर की वैल्यूज चेंज होती हैं, बढ़ती हैं, तो हमें फर्क क्या नज़र आया कि पिस्टन डाउनवर्ड हो रहा है, और जब प्रेशर की वैल्यू को डिक्रीज करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी प्रेशर को इंक्रीज करने से वॉल्यूम का डिक्रीज होना, और वॉल्यूम का अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम का इंक्रीज होना, इसी बात को हम बॉयल्स लॉ कहते हैं। तो बॉयल्स लॉ दरअसल इन्हीं क्वांटिटी के रिलेशनशिप को कहा जाएगा जो हमने डायग्राम के अंदर समझी। अब स्टूडेंट इसकी ग्राफ पे बात करेंगे। इसका जो ग्राफ होता है दरअसल वो कर्व होता है, और कर्व होने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम डायरेक्ट रिलेशन को डिस्कस नहीं कर रहे बल्कि इनवर्स या इनडायरेक्ट रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ को प्लॉट करते हैं, वो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान करते हैं, एक क्वांटिटी प्रेशर है और एक क्वांटिटी वॉल्यूम है। क्योंकि आप यदि क्वांटिटी को वेरी कर रहे हैं तो जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा बन रहा है स्टूडेंट्स, वो ग्राफ कर्व बन रहा है। इस कर्व ग्राफ के अंदर आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं कि अभी जो है स्टार्टिंग में वॉल्यूम 4 है और प्रेशर 1 के बराबर है, लेट्स से 180 है प्रेशर। लेकिन जैसे ही हम इस पॉइंट पर लाकर ख़त्म करते हैं ग्राफ को, तो इसका जो फाइनल पॉइंट होता है स्टूडेंट्स वो कुछ ये हो जाता है। तो ये होने का मतलब ये है, लेट्स सपोज वॉल्यूम 4 था तो इन केस यहाँ पर 2 हो गया, और प्रेशर यहाँ पर जो है स्टूडेंट 1 से कुछ और हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो आपने नोटिस ये किया कि पहले प्रेशर 1 था तो वॉल्यूम 4 के इक्वल था, लेकिन जब प्रेशर को हमने 2 कर दिया तो वॉल्यूम कितना हो गया, 2 के इक्वल। यानी प्रेशर हमने 1 से 2 करने का मतलब प्रेशर में इजाफा किया, तो वॉल्यूम देखिए 4 से नीचे आकर 2 हो गया। तो ग्राफ हमें ये बता रहा है कि जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में कमी आएगी। जब ये पॉइंट नीचे की तरफ आने का मतलब यही है, ये जो पॉइंट नीचे आया था इसका मतलब ये था कि आप वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहे हैं, जबकि पॉइंट आगे की तरफ आ रहा है। आगे की तरफ आने का मतलब स्टूडेंट ये होता है कि आप यहाँ पर प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। पॉइंट का नीचे आना बेसिकली वॉल्यूम में कमी है, और पॉइंट को आगे जाना प्रेशर में इजाफा है। तो ये हमने ग्राफ प्लॉट किया है किन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। ये ग्राफ प्लॉट किया था हमने प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान। प्रेशर को हमें जहन में रखना है कि एक्स एक्सिस पे होगा, और वॉल्यूम को हम कहाँ पर रखेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर स्टूडेंट्स। So students, our relationship between pressure and volume is said to be Boyle's law, but the two quantities will remain same. The quantities are temperature and mass. अब अगर इन्हीं सारी बातों को हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करें कि बॉयल्स लॉ क्या है, एक बात तो आप इसको वर्डिंग में लिख सकते हैं बॉयल्स लॉ को कि वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास per gas is inversely proportional to pressure at constant temperature and amount of substance.
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हम बात करते हैं तो ये बेसिकली वर्डिंग्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं इन्हीं बातों को एक्सप्लेन करना चाहूँ मैथमेटिकली तो हमें एक इक्वेशन डेवलप करनी है जिसके अंदर हम दो क्वांटिटी के रिलेशन पे बात करेंगे। तो वो इक्वेशन कैसे डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले तो मैं बता दिया कि वॉल्यूम और प्रेशर का जो रिलेशन है वो इनवर्स है। जब भी हमने पी को अपॉन में लिखा है यानी वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के। तो कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उसको 1 अपॉन समथिंग करते हैं, तो V और P बेसिकली इन्वर्सली। अब जब हम प्रोपोर्शन के साइन को रिमूव करते हैं तो हमें कॉन्स्टेंट लगाना है। तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट क्या चीज़ है? तो सुनिए, यहाँ पे कॉन्स्टेंट से मुराद टेम्परेचर है और कॉन्स्टेंट से मुराद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। तो P यहाँ पर स्टूडेंट डिवाइड होता है तो ये वॉल्यूम से आगे मल्टीप्लाई होता है। तो PV इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, V pressure V volume यानी the product of pressure and volume equal to constant। इस चीज़ को आप कह सकते हैं बॉयस लॉ की मैथमेटिकल इक्वेशन। तो बॉयस लॉ को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना तो आपको क्या कहना है? प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट। इफ वी हैव द गैस ऑफ फॉर टू स्टेट्स, ये इनिशियली गैस का प्रेशर कुछ था बाद में कुछ हो जाता है, इस तरह इनिशियली वॉल्यूम कुछ था बाद में तब्दील हो जाता है। तो फिर हम इस चीज़ को अगर एक्सप्लेन करेंगे मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो जनरल प्रेशर भी था जनरल वॉल्यूम भी था। अगर मैं कहता हूँ कि इनिशियली प्रेशर कुछ था बाद में प्रेशर तब्दील हो जाता है, तो फिर हम इक्वेशन को कुछ इस अंदाज में लिखते हैं P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 यानी इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम इक्वल्स टू फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम। P1 P1 इक्वल्स टू P2। अब इसके बाद हम गैस का लॉ डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है चार्ल्स लॉ। याद रहे स्टूडेंट्स, हम गैस के लॉस को बेसिकली डिस्कस वो 4 पैरामीटर की बेस पे कर रहे हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। उनमें से 2 क्वांटिटी को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, बाकी 2 क्वांटिटी को हम वेरिएबल रखेंगे। तो बॉयस लॉ के अंदर कौन सी 2 क्वांटिटीज थी जो हम वेरिएबल रख रहे थे? वो तो प्रेशर एंड वॉल्यूम। चार्ल्स लॉ के अंदर जितने क्वांटिटी को हम चेंज करेंगे वो क्वांटिटीज हमारे पास होंगी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। सो बेसिकली चार्ल्स लॉ क्या है? अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। व्हाट इज मीन बाय डायरेक्ट रिलेशन? तो इससे पहले हमने बात कर चुके हैं डायरेक्ट रिलेशन पर कि एक क्वांटिटी में इजाफा दूसरी क्वांटिटी में इजाफे का सबब बनता है। इसी तरह अगर एक क्वांटिटी में कमी करेंगे तो उसे दूसरी क्वांटिटी के अंदर भी कमी वाक़ई हो जाएगी। सो वॉल्यूम और टेम्परेचर इनका रिलेशन क्या है? इनका रिलेशन डायरेक्ट है। मीन्स दैट अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ने से वॉल्यूम का बढ़ जाना, टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज करने से वॉल्यूम का कम हो जाना, इसे कहा जाता है यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अब इसी बात को अगर हम डायग्राम के अंदर देखें स्टूडेंट्स, तो ये एक डायग्राम मौजूद है हमारे पास। इस डायग्राम के अंदर भी यही है कि जैसे जैसे आप इसके वॉल्यूम के अंदर कमी लेकर आएंगे, तो वॉल्यूम में कमी लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इसके अंदर बेसिकली टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, मैं इसको हीट सप्लाई करता हूँ स्टूडेंट्स। हीट सप्लाई करने पर क्या होगा? अगर ये पिस्टन इस जगह पर मौजूद था, लेट्स सपोज इस जगह पर पिस्टन मौजूद है स्टूडेंट्स, तो हीट सप्लाई करने के बाद आप जानते हैं गैस का बिहेवियर क्या होगा? आफ्टर प्रोवाइडिंग सच अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी द गैस विल एक्सपैंड। अब जब गैस एक्सपैंड होगी स्टूडेंट्स, तो गैस ये जो पिस्टन है यहाँ पर, ये पिस्टन इस जगह पर नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इस पिस्टन पर फोर्स अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से पिस्टन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर मूव करेगा। तो पिस्टन का ऊपर मूव करने का मतलब ये है कि पहले गैस कम जगह पर, पहले गैस की जो जगह थी जो स्पेस ऑक्युपाई कर रही थी गैस तो कम थी, लेकिन जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो हीट सप्लाई करने के बाद हमने ये देखा टेम्परेचर डेफिनेटली इजाफा हुआ। तो इजाफा होने से पिस्टन का यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चले जाना वॉल्यूम में इजाफे का सबब बना। उसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि अगर आप जो है किसी गैस के टेम्परेचर में इजाफा कर देंगे तो इजाफा करने से उस गैस के वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा, और अगर आप उसके टेम्परेचर में कमी करेंगे स्टूडेंट तो टेम्परेचर में कमी करने के सबब उसके वॉल्यूम में भी कमी आ जाएगी।
इसी बात को कहा जाता है चार्ल्स लॉ। लेकिन हमें इस बात को भी ध्यान में रखना है कि गैस लॉस के अंदर हम दो क्वांटिटी को वेरी करते हैं, बाकी दो क्वांटिटी को कॉन्स्टेंट रखते हैं। चार्ल्स लॉ में किन दो क्वांटिटी को हमने वेरी किया, वॉल्यूम टेम्परेचर को, और किन दो क्वांटिटी को हमने जो है कांस्टेंट रखा, तो प्रेशर और इसके अलावा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो प्रेशर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मास बेसिकली यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी ट्रीट की जाएगी स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं ग्राफ के हवाले से। पिछला ग्राफ जो हमने देखा था वॉल्यूम ऑफ प्रेशर था, जो कि इनवर्स रिलेशन था बॉयस लॉ का। बेसिकली वो कर्व बना था। कर्व बनने का मतलब इनवर्स रिलेशन है। जब ये यहाँ पर ग्राफ देखें, ग्राफ यहाँ पर कैसे बन रहा है, स्ट्रेट लाइन के तौर पर बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन के तौर पर बनने का मतलब ये है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है। वॉल्यूम रखा जाता है स्टूडेंट एक्स एक्सिस पर और टेम्परेचर रखा जाता है यहाँ पर वाई एक्सिस पर। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है वो ग्राफ को इस तरीके का प्लॉट हो रहा है। तो ये ग्राफ बनाने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम बताना चाह रहे हैं कि ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अब हम बात करेंगे इसी लॉ के मैथमेटिकल रिलेशन के हवाले से कि अगर मुझे चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन करना है मैथमेटिकली तो मैं चार्ल्स लॉ को किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर तो डायरेक्ट रिलेशन में आते हैं, ये बात हमने डिस्कस की। अब उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट लगाया हमने। कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, प्रेशर भी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी। टी स्टूडेंट मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर आगे डिवाइड हो गया, तो पी अपॉन टी इक्वल्स टू कांस्टेंट। अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो गैस थी उसकी इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम चेंज हो गया, इनिशियल टेम्परेचर उसके बाद में कुछ हो जाता है, तो हम इसकी लॉ को लिखेंगे कुछ इस तरह से, P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन V2। तो चार्ल्स लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, P अपॉन T इक्वल्स टू कांस्टेंट। बॉयस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म P भी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो स्टूडेंट बात करते हैं आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में। सो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, बेसिकली हमें एक ऐसी इक्वेशन डेवलप करनी है जिस इक्वेशन के अंदर हम गैस के मुख्तलिफ लॉस को कंबाइन कर सकें। तो कंबाइंड गैस लॉस बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन कहलाती है। इससे पहले हमने डिस्कशन किया था बॉयस लॉ के बारे में, चार्ल्स लॉ के बारे में स्टूडेंट्स। तो हम इन्हीं लॉस को जो है कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने में इक्वेशन डेवलप करेंगे जो कि कुछ ये होगी, P इज इक्वल्स टू B इक्वल्स टू NRT। इसे कहा जाएगा बेसिकली जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन जो बनाई जाती है इसमें हम बॉयस लॉ और इसके अलावा चार्ल्स लॉ को कंबाइन करते हैं। सो स्टूडेंट हमने ये बात तो पढ़ ली, व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन दरअसल गैस लॉस की कंबाइंड फॉर्म है। अब गैस लॉस के अंदर हमने बॉयस लॉ को डिस्कस किया और इसके अलावा हमने डिस्कस किया चार्ल्स लॉ को। इन्हीं लॉस को कंबाइन कर हम इक्वेशन डेवलप करेंगे। अब अगर बात की जाए आइडियल गैस की कि आइडियल गैस की डेफिनेशन क्या होती है, तो आइडियल गैस की डेफिनेशन के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूँ तो ऐसी गैस को हम यहाँ पर आइडियल गैस कंसिडर करते हैं जो कि हर तरह के टेम्परेचर पर और हर तरह के प्रेशर पर अपने बिहेवियर को डेविएट नहीं करती स्टूडेंट्स। किससे डेविएट नहीं करती, गैस के लॉस से। यानी हमारे पास अगर गैस की हम कैटेगराइज करें गैसेस को तो हम गैस को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक को कह सकते हैं आइडियल गैस और इसके अलावा हम कह सकते हैं रियल गैसेस। तो आइडियल और रियल गैसेस में क्या फर्क होता है स्टूडेंट, आइडियल और रियल गैसेस में ये फर्क होता है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर पर या डिफरेंट प्रेशर की वैल्यूज़ पर और डिफरेंट टेम्परेचर की वैल्यूज़ पर अगर गैस के बिहेवियर के अंदर कोई चेंजेस नहीं आती एज पर गैस लॉस तो हम उसे ये कहेंगे कि वो आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस बेसिकली एक ऐसी गैस है जिसके अंदर हर तरह के टेम्परेचर पर और हर तरह के प्रेशर पर गैस लॉस को ओबे करती है। गैस हर किस्म के गैस लॉस को अगर ओबे करे हम उसी को क्या कहेंगे, आइडियल गैस। एन आइडियल गैस ओबेज बॉयस लॉ एज वेल एज चार्ल्स लॉ। इन प्रैक्टिस एन आइडियल गैस डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल। यानी हम प्रैक्टिकली अगर देखें तो प्रैक्टिकली अभी तक हमें आइडियल गैस के बारे में आपके लिए डिस्कवर हम नहीं कर सके आइडियल गैस को। अब अगर बात करते हैं कि रियल गैसेस भी कुछ ऐसी जिनके बिहेवियर कह सकते हैं मैच करें आइडियल गैस से, तो रियल गैसेस में हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड बिहेव ऑलमोस्ट लाइक एन आइडियल गैस। लेकिन इसमें आगे कंडीशन सेट की गई है
कंडीशन क्या है, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, यानी अगर गैस के प्रेशर को कम रखा जाए और गैस के टेम्परेचर को हाई रखा जाए, ज़्यादा रखा जाए, यानी प्रेशर में कमी और टेम्परेचर में इजाफा, अगर इन दो कंडीशंस को फॉलो किया जाए तो आप कह सकते हैं कि जो रियल गैस है इट ऑलमोस्ट बिहेव एज अ आइडियल गैस, यानी इन दो कंडीशंस पर ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप ये करें कि लो प्रेशर की जगह पर हाई प्रेशर कर दें और हाई टेम्परेचर की जगह पर लो टेम्परेचर कर दें, सो एट हायर प्रेशर स्टूडेंट द रियल गैस डेविएट फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस, यानी प्रेशर की वैल्यू बढ़ने पर आप कह सकते हैं कि रियल गैसेस का जो बिहेवियर है वो किस जैसा नहीं होता, आइडियल गैसेस जैसा नहीं होता। तो आइडियल गैस के बिहेवियर को फॉलो करने के लिए आपको प्रेशर को लो करना है और टेम्परेचर को हाई करना है, तो रियल गैस ऑलमोस्ट बिहेव एज एन आइडियल गैस। The state of an ideal gas is determined by the three parameters: pressure, volume and temperature। अगर हमें गैस के स्टेट को डिटरमिन करना है, गैस के स्टेट को जानना है, गैस के बिहेवियर को जानना है, तो उसके लिए 3 पैरामीटर पे बेस कर रहा है। वो 3 पैरामीटर स्टूडेंट्स क्या हैं, एक पैरामीटर है प्रेशर, एक पैरामीटर है वॉल्यूम, एक पैरामीटर है टेम्परेचर। इन्हीं 3 पैरामीटर को आपस में इंटर रिलेट करना, इनके आपस में जो ताल्लुक है उसको नाम दिया जाएगा आइडियल गैस इक्वेशन का स्टूडेंट। डेरिवेशन स्टूडेंट, अब हम ड्राइव करना सीखते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन की डेरिवेशन किस तरह की जाती है। To drive the ideal gas equation, we assume that we have a fixed mass of a gas in a cylinder fitted with a smooth light piston. Suppose that the initial pressure, volume, temperature of the gas are P1, V1, T1 respectively as shown in diagram A students। तो इस डायग्राम के अंदर आप कह लीजिए कि हमारे पास एक गैस मौजूद है, आइडियल गैस मौजूद है जिसका प्रेशर P1, जिसका वॉल्यूम V1 और जिसका टेम्परेचर T1 है, ये हमने अज्यूम किया। स्टूडेंट, इस असम्पशन के बाद हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इफ द प्रेशर ऑफ द गैस चेंज टू P2 at constant temperature T1, then according to Boyle's the volume of the gas is given by। अगर हम कहते हैं कि शुरू का प्रेशर P1 को तब्दील कर दिया जाए P2 से, जबकि टेम्परेचर के अंदर कोई तब्दीली ना है, कांस्टेंट है, क्योंकि बॉयल्स लॉ कहता है टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाता है, तो जो उसका वॉल्यूम होगा V वो कुछ यूँ लिखा जाएगा स्टूडेंट्स। बॉयल्स लॉ की इक्वेशन अभी हमने पढ़ी मैथमेटिकल फॉर्म के P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो यहाँ पर हम इनिशियल प्रेशर P1 कह चुके, इनिशियल वॉल्यूम V1 कह चुके स्टूडेंट्स, जबकि फाइनल प्रेशर को P2 और फाइनल वॉल्यूम को हमने V से डिनोट किया, जबकि दोनों में जो टेम्परेचर है वो T1 है। इट मीन्स टेम्परेचर के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही। और इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहा, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज T1 देन चेंज टू T2। अगर हम हीट सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करने के बाद टेम्परेचर को T1 से तब्दील कर स्टूडेंट T2 कर देते हैं, T1 से तब्दील कर, लेकिन इस बीच में हम प्रेशर को जो है तब्दील नहीं करते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए प्रेशर P2 तो वो P2 ही रहा, वॉल्यूम V से V2 कर दिया, जबकि टेम्परेचर T1 से T2 में हम लेकर आ गए। तो चार्ल्स लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्म थी वो क्या थी, वॉल्यूम डिवाइड बाय टेम्परेचर इक्वल टू कांस्टेंट, यानी इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल टेम्परेचर इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाय फाइनल टेम्परेचर। सो स्टूडेंट इनिशियल वॉल्यूम V है और इनिशियल टेम्परेचर T1 है, तो V1 V अपॉन T1 इक्वल्स टू फाइनल वॉल्यूम इक्वल्स टू V2 एंड फाइनल टेम्परेचर इक्वल्स टू T2, तो V2 बाय T2। इक्वेशन 1 हमने इसको कहा और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 यानी बॉयल्स लॉ से जो हमें मिली इक्वेशन 1 थी और चार्ल्स लॉ से जो मिली हमें वो इक्वेशन 2 थी। अब हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करते हैं। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 स्टूडेंट्स। तो हमने इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड को मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड से, इक्वेशन 1 की राइट साइड को अपनी राइट साइड से मल्टीप्लाई करते हैं 2 की। सो स्टूडेंट सिमिलर यहाँ पर वेरिएबल्स हैं जैसे वॉल्यूम V और वॉल्यूम V, आप इन्हें कैंसिल करेंगे तो रह जाएगा P1 V1 अपॉन T1, P2 अपॉन T2, ये हमारे पास वेरिएबल्स रह गए। जब वॉल्यूम को आपने कैंसिल किया वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से, तो ये आपके पास चीज़ें लगे T1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। इसी बात को अगर मुझे जर्नल फॉर्म में लिखना हो तो मैं जर्नल फॉर्म में कुछ लिखूँगा P इंटू B डिवाइडेड बाई T इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और इसे अपने इक्वेशन नंबर 3 क्या दिया। अब यहाँ जो कांस्टेंट आ रहा है, ये कांस्टेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, तो ये बेसिकली जो कांस्टेंट है ये
डिपेंड करता है मास पर और टाइप पर, यानी आप गैस कितने अमाउंट में ले रहे हैं। आप गैस का 1 मोल कंसिडर कर रहे हैं या गैस के 10 मोल को कंसिडर कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा आप कौन सी गैस कंसिडर कर रहे हैं, कौन सी गैस से मुराद स्टूडेंट, हो सकता है आप गैस कंसिडर कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, हो सकता है आप गैस कंसिडर कर रहे हैं हाइड्रोजन। यानी सारी गैसेस एक जैसी नहीं होती, किसी गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम की तादाद कम होती है, किसी गैस में मॉलिक्यूल में एटम की तादाद ज़्यादा होती है। मीन्स दैट ये कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों पर कि आप गैस कितनी ले रहे हैं और गैस आप कौन सी सिलेक्ट कर रहे हैं। For 1 mole of gas, the value of the constant is same for all gases and is known as molar gas constant. अगर हम ये कंसीडर करें कि हमारे पास गैस का सिर्फ 1 मोल है, तो कोई भी गैस हो 1 मोल के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो इसमें 1 मोल के हिसाब से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो कितने होंगे स्टूडेंट्स, 6.02 10⁻23, जिसको हम एवोगाड्रोस नंबर कहते हैं। तो 1 मोल के हवाले से हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल सबके क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। तो 1 मोल पर जो कांस्टेंट होगा उस कांस्टेंट का नाम क्या रख देंगे आप, मोलर गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे R से। सो R यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि यहाँ पर क्योंकि हमने 1 मोल कंसिडर किया स्टूडेंट, तो 1 मोल गैसेस या डिफरेंट वॉल्यूम के हिसाब से, बेसिकली जो गैसेस का वॉल्यूम डिफरेंट होता है उनके अमाउंट के हिसाब से होता है। अगर आप 1 मोल की बात करेंगे तो वो कम वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे स्टूडेंट्स, अगर आप 2 मोल की बात करेंगे वो ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, डबल। 3 मोल के हिसाब से वो उसी वॉल्यूम जो होगा 3 गुना बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे कितने वॉल्यूम कंसिडर कर रहे हैं, 1 मोल। तो 1 मोल के हिसाब से हमने वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर दिया Vm से, यानी Vm यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल को। स्टूडेंट यहाँ पे T डिवाइड हो रहा है, R से मल्टीप्लाई हो गया और इक्वेशन नंबर 4 बन गई। Vm इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 मोल। अब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल में अगर हम बात करते हैं कि 1 मोल का वॉल्यूम क्या है, तो बेसिकली वॉल्यूम को डिटरमाइन करने का तरीका क्या है, आप गैस के टोटल वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे मोल्स की तादाद से। लेट्स सपोज गैस का वॉल्यूम 10 है और इसके पास मोल्स कितने हैं, 20 के इक्वल हैं। तो आप 10 डिवाइडेड बाई 20 करिए तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि गैस के 1 मोल का वॉल्यूम क्या है। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट 1 मोल जो होती है गैस वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर का करती है। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ 2 मोल का वॉल्यूम बताइए, तो आप कहेंगे 22.4 को मल्टीप्लाई बाय 2 करिए। 22.4 को Vm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय Vm। 3 मोल्स के लिए 3 Vm। इसी तरीके से स्टूडेंट अगर आपके पास n मोल्स हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, n मल्टीप्लाई बाय Vm। तो Vm किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, V डिवाइडेड बाय n, यानी टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब हम इस जो हमें मिली इक्वेशन Vm की Vm वॉल्यूम, इसको हम जब सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 5 को, किसमें, इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 स्टूडेंट ये थी, P वॉल्यूम P फॉर 1 मोल, तो हमने m लिखा था, PVm इक्वल्स टू स्टूडेंट RT। तो यहाँ जो स्टूडेंट Vm आ रहा है, मैं इस Vm की जगह पर क्या लिखूंगा, V डिवाइड बाय n। तो Vm V अपॉन n से रिप्लेस हो जाएगा, जबकि n यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वो R से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा PV इक्वल्स टू nRT। ये जो PV इक्वल्स टू nRT है, इसे कहा जाएगा जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि मुख्तलिफ गैस लॉस की कंबाइंड फॉर्म को कहा जाता है। अपने इस लेक्चर को यही वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी।